हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो पर आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है और क्लास 12 के स्टूडेंट से मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एबीटीएस सोल्व में आपका मैंने हिस्ट्री का करा दिया। आज पॉलिटिकल का भी ख़त्म हो जाएगा, एजुकेशन, आपका ईवीएस, इसके अलावा सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इन सब के ऊपर मैं एबीटीएस सोल्व आपको कम से कम ज़रूर दूंगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यू का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो यह जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का सेट 9 वीडियो है और इसके पहले मैंने 8 सेट अपलोड कर दिया हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 एबीटीए सोल्व 2025 लिखा होगा। वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सेट बाय सेट वीडियोज मिल जाएगा। यदि आपको एबीटीएस सोल्व का या हिस्ट्री, हिंदी या पॉलिटिकल साइंस का नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स है जो 2025 के एग्जाम के लिए मैंने तैयार किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का सेट 9 जो मैं लेकर आया हूं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये जो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, जो मैंने एबीटीएस सोल्व किया हूं। पहले मैं हिंदी मीडियम को डिस्कस करूंगा, आपको नीचे ऑटोमेटिक इंग्लिश मीडियम जरूर मिल जाएगा इंग्लिश वर्जन में। चलिए देख लेते हैं कि कोल्ड वार शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नार्ड बारूच। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है और साथ ही साथ एक और बात बता दूं, यदि आपको लगे कि कोई क्वेश्चन के आंसर गलत यहाँ पे दिया गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस क्वेश्चन को देखकर वेरीफाई करके आपको ज़रूर उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा या पिन कर दूंगा अगर आपका आंसर सही रहा तो। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो 1962 में। वर्सा पैक्ट की शुरुआत किसने की थी? तो सोवियत संघ ने। द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी का लेखक कौन है? तो जोसेफ फ्रैंकेल। पंचशील समझौता चीन और भारत ने किस वर्ष पर हस्ताक्षर किया था? तो 1954 में। खुली कूटनीति का समर्थक कौन था? तो विल्सन। यूएनओ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 111। यूनिटी फॉर पीस प्रस्ताव जनरल असेंबली ने किस वर्ष अपनाया था? तो ये 1950। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्राइगुएली। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1749 में। ब्यूरोक्रेसी शासन का एक रूप है, तो अस्थाई। अमेरिका की विधायिका का निचला सदन कौन सा है? तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद है माइके मरल। विधायिका का समर्थक कौन था? तो ये हो जाएगा JS मिल। उसके बाद है विधायिकाओं की मां के रूप में किस संसद को जाना जाता है? तो ब्रिटेन की संसद। सरकार की उत्कृष्टता न्यायपालिका की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है, ये किसने कहा था? तो ये ब्रायस का कथन है। भारतीय संविधान किसे विवेकाधिकार देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को। भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। उसके बाद है निरपेक्षता हमारे वक्ता की विशेषता है, यह किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है प्रधान। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं? तो ये DM होते हैं। ग्राम सभा का वार्षिक सत्र किस महीने में आयोजित होता है? तो अप्रैल महीने में। पहला पंचायत प्रणाली किस राज्य में लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा राजस्थान। अब चलिए ऐसे क्यों क्वेश्चन को देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, जिसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन देखिए कि मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? या कोमेकॉम का
पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए मार्शल योजना। तो मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण में सहायता करना था, ताकि साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सके। अकोमेकॉम का होता फुल फॉर्म क्या है कि काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। एक आर्थिक संगठन था जो पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों का था। आगे देख लीजिए, डे 10 और कोल्ड वार में मुख्य अंतर क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लासनोस्ट से आप क्या समझते हैं? तो कोल्ड वार अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की स्थिति थी, जबकि डेटेड कोल्ड वार के दौरान तनावों में शिथिलता की प्रक्रिया थी। आगे ग्लासनोस्ट यह मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई एक नीति थी, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। आगे, वह सोवियत नेता कौन था जिसने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की थी? तो ये कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। भारत की विदेश नीति की 2 विशेषताएं लिखिए या बांडुंग सम्मेलन का महत्व लिखिए। तो भारत की विदेश नीति में गैर आलोचनात्मकता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व शामिल है। बांडुंग सम्मेलन का उद्देश्य एशिया और अफ्रीकी देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देना था। और ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए CIA क्या है, या भारत में CTBT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए थे? तो देखिए CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है और विश्लेषण करती है। भारत ने कम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत को इसका परमाणु परीक्षण में निषेध और विश्वसनीय शस्त्र नियंत्रण व्यवस्था के तहत अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने का डर था। उसके बाद देखिए, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को कौन से प्रधानमंत्री ने अमल में लाया? तो ये PV नरसिम्हा राव। कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। उसके बाद डबल वीटो क्या है? बिग 5 से आप क्या समझते हैं? तो डबल वीटो का अर्थ है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों को दोहरी शक्ति मिलती है, एक सामान्य वीटो और दूसरा संयुक्त निर्णय की आवश्यकता। उसके बाद है बिग 5 सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को कहा जाता है, जिसके पास वीटो अधिकार है। आगे देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, या संयुक्त राष्ट्र संगठन का राजदूत किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का राजदूत आमतौर पे इसके महासचिव को कहा जाता है। आगे, संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? तो एंटोनियो गुटेरेस। आगे, ब्यूरोक्रेट किसे कहा जाता है, या नॉमिनल शासन से आप क्या तात्पर्य है? तो ब्यूरोक्रेट्स वे अधिकारी होते हैं जो सरकारी नीतियों और निर्णयों को लागू करते हैं। नॉमिनल शासक वह व्यक्ति होता है जो शासन के रूप में एक प्रतिष्ठित पद पर होता है, लेकिन असल में उसका कोई वास्तविक अधिकार नहीं होता। आगे देख लीजिए, जुडिशियल ओवररीच क्या है? तो न्यायिक ओवररीच तब होता है जब न्यायपालिका अपने संवैधानिक अधिकार से बाहर जाकर कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। द फॉरमोस्ट एमंग इक्वल्स किसे कहा जाता है, या किचन कैबिनेट से क्या तात्पर्य है? तो देख लीजिए, द फॉरमोस्ट एमंग इक्वल्स भारत के प्रधानमंत्री को कहा जाता है, क्योंकि वह अन्य मंत्रियों के बीच पहले आते हैं।
कि किचन कैबिनेट एक अनौपचारिक समूह होता है जो सरकार के फैसलों में गहरी भागीदारी करता है। आमतौर पर यह छोटे और करीबी सलाहकार होते हैं। आगे, गवर्नर को सोने के पिंजरे में बंद पंछी किसने कहा था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ग्राम पंचायत की पहली बैठक किसने आयोजित की थी? या न्याय पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत की पहली बैठक सरपंच ने आयोजित की थी। न्याय पंचायत एक स्थानीय न्यायालय है जो ग्रामीण भारत में छोटे मोटे विवादों का निपटान करता है और न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। नगर निगम के 2 अनिवार्य कार्य लिखो। तो उत्तर देख लीजिए। जब आपूर्ति, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल करना और शहरी योजनाओं का विस्तार सुनिश्चित करना। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले अपना देख लेंगे। मैं वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी लोग इसका लाभ उठा सके। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो अभी मैं 15 नंबर तक आ गया हूँ MCQ का। चलिए 18 चला गया, ये छोटा हो गया। चलिए 18 हो गया, 19 चला गया, 20 चला गया, 21 चला गया, ये 22 जा रहा है, 23 जा रहा है, 24 जा रहा है, 25 भी चला गया। ये सब ABTS सोल्व्ड है जो आपको 2025 में अभी अभी लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से। आप लोग को अगर लग रहा है कि ये यार गलत है तो आप मिला सकते हैं क्वेश्चंस को, आपको ज़रूर मिलेगा ये सारे। ठीक है, ये चलिए आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये पहुंच गया मैंने 16 नंबर पे, ये 15 गया ना इधर, ये रहा 16 नंबर और यहीं पे हमारा वीडियो भी समाप्त हो रहा है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।